साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संसाधनों का वर्गीकरण टॉपिक पर बात करेंगे। यह टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण की प्रथम यूनिट से लिया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संसाधन या रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो संसाधन वे स्रोत हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा जिसे मानव अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता और श्रम द्वारा उनको अपने उपयोग में लाने योग्य बनाता है। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। संसाधन को हम वर्गीकृत करने के लिए कुछ आधार लेंगे, जैसे स्वामित्व है, संसाधनों की पुनर्उत्पादन की क्षमता है या संसाधनों के प्राप्ति के स्थल है आदि। उसके आधार पे हम संसाधनों को बांटेंगे। तो सबसे पहले हम स्वामित्व की दृष्टि से संसाधनों को बांटते हैं। तो स्वामित्व की दृष्टि से संसाधनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन है जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो या वो उसके पास में हो और वो व्यक्ति उसका प्रयोग करता हो, उनको हम व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कार, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, ये जिस व्यक्ति के नाम होंगी और जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है उसी व्यक्ति के ये संसाधन कहलाएंगे। इसी तरह राष्ट्रीय संसाधन ग्लोब पे स्थित किसी भी देश की सीमाओं में स्थित है तो वो उसी देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कैरूना और गैलीवियर स्वीडन की लोहे की खानें हैं जहाँ से आयरन ओर निकलता है और यहाँ पे उच्च किस्म हेमेटाइट प्रकार का आयरन ओर निकलता है। तो इस तरह ये जो कैरूना और गैलीवियर लोहे की खानें हैं वो स्वीडन में हैं, तो ये स्वीडन के राष्ट्रीय संसाधन हो गए। इसी तरह मैसाम्बी रेंज है, इसमें भी उच्च किस्म का आयरन ओर निकलता है और ये सुपीरियर झील क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो मैसाम्बी रेंज के जो आयरन ओर है वो संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय संसाधन है। इसी तरह अपने और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लंकाशायर कोयला क्षेत्र है वो इंग्लैंड में है, पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसी तरह कालकुरली और कुलगारली सोने की खानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जिस देश में ये संसाधन स्थित है वो उसी देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्वामित्व की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या जिन्हें सार्वभौमिक संसाधन भी कहते हैं, और ये जो संसाधन है ये संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए है और ये पूरे ग्लोब में प्रकृति द्वारा सबको प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे वायुमंडल है वो सब देशों और स्थानों पर विद्यमान है, उसकी गैसें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब देशों में बिना किसी भेदभाव के सारे नागरिक उनका उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह सूर्य ताप है वो इंटरनेशनल या सार्वभौम संसाधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है संसाधनों को बांटने का वो है वितरण की दृष्टि से, यानी जो संसाधन है वो
संसाधन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, या वो ग्लोब पर या धरती पर उनका वितरण कहाँ है। तो सबसे पहला है वो सर्व सुलभ संसाधन। ये संसाधन हमें पूरे ग्लोब में मिलते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौम संसाधन भी कहते हैं, जैसे वायुमंडल की गैसें हैं, सूर्य ताप है। दूसरे जो संसाधन है वो सामान्य सुलभ संसाधन। ये संसाधन है वो प्राय हर देश या हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, जैसे भूमि है, जल है, ये ग्लोब के सभी देशों में मिलते हैं। तीसरे संसाधन है वो विरल संसाधन है। वो प्रत्येक देश में नहीं मिलते, लेकिन कहीं कहीं विरल मिलते हैं ये, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, सोना, चांदी, अन्य धात्विक और अधात्विक या शक्ति के खनिज संसाधन है वो विरल है। और चौथे जो प्रकार के संसाधन है वितरण की दृष्टि से, वो प्राय एकल संसाधन या दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में आते हैं, और वो विश्व में प्राय एक दो जगह बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। जैसे क्रायोलाइट धातु है, वो इविक्टूट ग्रीनलैंड में मिलती है। और ये जो क्रायोलाइट धातु है वो एल्युमिनियम के और बॉक्साइड के शोधन के काम आती है। दूसरा, ये ग्लास बनाने में काम आती है, पेंट बनाने में काम आती है, और ये बहुत विरल धातु है। वर्तमान समय में इसका सिंथेटिक उत्पादन किया जाता है, और वो फ्लोराइड और फेल्सपार द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो वितरण की दृष्टि से हम संसाधनों को 4 भागों में बांट सकते हैं: सर्व सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधन। तीसरा जो वर्गीकरण है वो संसाधनों के उपभोग के आधार पर है। यानी हम संसाधनों का उपभोग कर लेते हैं तो उनके बाद उनकी क्या स्थिति है, क्या वो वापस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं तो किस रूप में मिल सकते हैं। इस दृष्टि से हम संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, नवीनीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन हैं जिनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्षमता होती है और जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, यानी इसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वन्य जीव है, वन है, पशुधन है, कृषि फसलें हैं या मछली पालन है। ये सारे रिप्रोडक्ट या इनमें प्रजनन क्षमता होती है और ये पुनः हमें मिल सकते हैं। दूसरे जो संसाधन होते हैं वो होते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन हैं जिनको उपभोग करने के बाद में हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या इनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्षमता नहीं होते। और इसमें भी 2 तरह के संसाधन हैं। एक वो संसाधन जो उपभोग के बाद में समाप्त होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, जिसमें क्रूड ऑयल और कोयला शामिल है। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहते हैं, और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ब्यूटेन आदि ईंधन मिलते हैं। और ये ईंधन ऐसे हैं जो एक बार उपभोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं और इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। उपभोग के आधार पर जो तीसरे संसाधन है वो चक्रीय संसाधन या रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये ऐसे संसाधन हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की श्रेणी में आते हैं वैसे तो, पर इनको हम पुनः
प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, ये धातुएं हैं, इनको हम वापस प्रयोग में ले सकते हैं और इनको हम उपभोग के आधार पर चक्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। आगे के जो संसाधन है वो उत्पत्ति या पुनः उत्पादन के आधार पर विभाजित किए गए हैं और इस आधार पे हम संसाधनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 जैविक संसाधन या बायोटिक रिसोर्सेज और नंबर 2 अजैविक संसाधन या अबायोटिक रिसोर्सेज। जैविक संसाधन है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जीवन होता है और ये हमें प्रजनन क्षमता के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाते हैं और इनको नवीनीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। वन है, वन्य जीव है, कृषि फसलें हैं, पशुधन है, मछली पालन है, मानव है। मानव स्वयं संसाधन भी है और संसाधन को बनाने वाला या संसाधन के निर्माणकर्ता की भूमिका भी निभाता है। जैसे कृषि फसलें हैं, कृषि फसलों में मानव ने कृषि फसलों का उत्पादन तकनीक द्वारा बढ़ाया है। हम अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का जनक बारलोग नॉरमैन को कहा गया है और ये अमेरिका के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। इन्होंने गेहूं और चावल की हाई यील्ड वैरायटीज़ के बीज उत्पादन किए थे और उसके बाद में गेहूं और चावल की फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव है वो स्वयं संसाधन है और अपनी तकनीक और बौद्धिक क्षमता के द्वारा संसाधनों का विस्तार और वृद्धि करता है। दूसरे जो संसाधन है वो अजैविक संसाधन है या एबायोटिक संसाधन है और ये है वो नॉन लिविंग संसाधन होते हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन है, खनिज संसाधन है, वायु है, जल है, भूमि है, तापमान है, वर्षा है आदि ये अजैविक संसाधन है। अब हम दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में क्या अंतर है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो मात्रा की दृष्टि से देखें तो जैविक संसाधन है वो असीमित होते हैं क्योंकि ये पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि जो अजैविक पदार्थ है वो असीमित होते हैं। ये सीमित होते हैं क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती। नंबर 2, अगर उपभोग के साथ इनकी बात करें तो जैविक संसाधन है वो उपभोग के साथ समाप्त नहीं होते, लेकिन जो अजैविक संसाधन है वो उपभोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, अगर हम निर्भरता की बात करें तो जैविक संसाधन है वो अपने विकास और प्रजनन या रिप्रोडक्शन के लिए अजैविक संसाधनों पर निर्भर है, जैसे भूमि, जल, वायु आदि जो संसाधन है वो वन्य जीवों या फसलों के उत्पादन और विकास या उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जबकि जो अजैविक संसाधन है वो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं होते और वो आत्मनिर्भर होते हैं। ये इनमें अंतर है। तो इस तरह हम संसाधनों को विभिन्न आधार के पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे विद्यार्थियों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।